नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन से अपने राजनयिकों को बुलाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही पूर्वी यूक्रेन के जिन दो इलाकों डोनेट्स्क और लुहांस्क को पुतिन ने स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, उनके साथ रूस ने राजनयिक रिश्ते भी शुरू कर दिए हैं, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दोनों देशों के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस और पश्चिमी देशों से सुरक्षा का ठोस आश्वासन मांगा है। उन्होंने यूक्रेन छोड़ने वाले विदेशी दूतावासों और कारोबारियों की खुली आलोचना की है, तो साथ ही 18 से 60 साल की उम्र के लोगों की सेना में भर्ती का आदेश दिया है। यूक्रेन रूस विवाद को लेकर यूएनजीए की बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने रूस यूक्रेन तनाव को खतरनाक क्षण करार दिया है दुनिया के लिए। यूरोपीय संघ ने भी यूक्रेन के खिलाफ रूस के इस आक्रामक अग्रेसिव रवैये को लेकर गुरुवार को आपात बैठक बुलाई है। ये तमाम डेवलपमेंट्स है और अब हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए खास मेहमान जुड़ जाएंगे। मैं उनका नाम आपको बता देती हूं। हमारे साथ जनरल अश्विनी सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। रविंद्र सचदेवा, विदेश मामलों के जानकार। अमेरिका से हमारे साथ पत्रकार नेहा पंत जुड़ जाएंगी और अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे सवाल हैं, हमारे दो सवाल जिन पर हम इनसे चर्चा करेंगे वो ये है कि क्या ये जो राउंड 1 हुआ इसमें पुतिन ने बाजी मार ली है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपना फेस सेव करना या अपने आप को, अपनी इज्जत बचा पाना जो है वो बहुत मुश्किल पड़ रहा है इस वक्त दुनिया में? और दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो प्रतिबंध कड़े लगाए गए हैं, आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं और अब तमाम देशों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने लगा दिए हैं। ब्रिटेन ने लगा दिया है, कनाडा ने, जापान ने भी अनाउंस किया है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, जर्मनी की बात हो रही है। तो ये जो तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं रूस पर, इनसे रूस कैसे निकलेगा या अपना बचाव करेगा और दुनिया पर इसका क्या असर होने वाला है? पूरी दुनिया पर यकीनन इसका असर होगा। क्या असर होगा, कैसा असर होगा, इन सब मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले मैं रविंद्र सचदेवा के पास चलती हूँ। रविंद्र सचदेवा, कल हमने देखा किस तरह से अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, 2 बड़े बैंकों पर से लेन देन रूसी बिल्कुल बंद कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे अब सारे जितने भी पश्चिमी मुल्क हैं अमेरिका के सहयोगी, वो धीरे धीरे प्रतिबंध लगा रहे हैं रूस पर। लेकिन रूस अपने उस रवैये पर बरकरार है। वो कह रहा है कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां हमारा हित है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे में रूस ने जो अपना वन अपमैनशिप है इस पहले राउंड में दिखा दिया और बाइडेन के लिए मुश्किल हो रहा है अपने आप को बचाना, अपना फेस, अपना चेहरा बचा पाना दुनिया के सामने, अपनी साख बचा पाना जिसे कहते हैं। जी, बाइडेन पे अलग आते हैं, बट यस, राउंड 1 मैंने 16 फरवरी को आई वाज सेइंग कि राउंड 1 पुतिन को गया। आपको याद है 16 फरवरी की अमेरिकन इंटेलिजेंस की डेट थी कि आज दिन में रशिया अटैक कर देगा, दैट इज 1। उस दिन अटैक नहीं हुआ तो कुछ हद तक अमेरिकन इंटेलिजेंस की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो गई। क्या जरूरत है अमेरिका को बोलना एग्जैक्टली 16 को ही अटैक होगा, राइट? और दूसरी बात, ये जो 2 रिपब्लिक्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, ये 16 तारीख को ही रशिया की पार्लियामेंट ने डॉक्यूमेंट्स बना के पुतिन को भेजे थे, राइट? पुतिन ने तो कल साइन करा। तो राउंड 1 गया है पुतिन को, यस। नाउ अब जो हो रहा है, अब इस समय राउंड 2 प्ले आउट हो रहा है, आई वुड से। तो इस तरह के राउंड चलते रहेंगे। बट यस, बेसिक बात यह है कि जो इट्स इंटरेस्टिंग, जयशंकर भी जो कह रहे हैं, ये जो है एक तरह से आप देखिए, ये अमेरिका की एक्सपेंशनिज्म है। अमेरिका को क्या जरूरत थी? अगर हिस्ट्री में हम देखें, सोवियत यूनियन जब डिसॉल्व हो गया, नेटो बढ़ाते जा रहे, रशिया फील कर रहा है कि मेरे को कॉर्नर किया जा रहा है और असलियत भी ये है। तो रशिया ने अब एक रेड लाइन ड्रॉ कर ली है कि यूक्रेन को मैं बिल्कुल नहीं नेटो में जाने दूंगा। अमेरिकन या नेटो मिसाइल्स या टैंक्स मेरी बॉर्डर पर यहां नहीं होंगे। अगेन पैरेलल है, मानिए नेपाल और चाइना की आर्म्स एग्रीमेंट हो जाए और चाइनीज टैंक्स वगैरह भारत की बॉर्डर पे हो, अगर हमारे पास मिलिट्री माइट हो तो मेरे ख्याल से हम भी पूरा प्रयास करेंगे, नेपाल को बोलेंगे नहीं, यह नहीं होना चाहिए। तो रूस को फंडामेंटल ये आ गया है कि ये मेरा नेशनल सुप्रीम इंटरेस्ट है और इसके लिए मुझे जो लगता है रशिया किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे जाने की नौबत ना आए। तो अभी जो रशिया कर रहा है वो यूक्रेन को घेर के उसमें प्रेशर बना रहा है, शैडो बना रहा है। उधर अमेरिका को देख रहा है। अमेरिका एक तरह से इस समय दुनिया की सोलो सुपर पावर बनने का प्रयास कर रहा है।
साउथ चाइना सी में वो चाइना को दबा रहा है भाई, उसने डिक्लेयर कर दिया चाइना को मैं कभी नंबर 1 नहीं बनने दूंगा, उसकी टेक्नोलॉजी बैन कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, चाइना को रोक रहा है, राइट। चाइना को दबा रहा है, और इधर यूरोप में अगर वो रशिया को दबा दे तो अमेरिका तो इस समय अपने को सोलो सुपर पावर बनने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये गेम चल रही है इस समय। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जनहार साहब, अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिका ने एग्जिट किया, जिस तरह आनन फानन में जो हुआ माहौल पीछे छोड़कर गए वो, और उसके बाद अब ये जो रूस यूक्रेन मामला, और इसमें जिस तरह से रूस ने राउंड 1 में अपना वर्चस्व दिखा दिया दुनिया को, अब चाहे जो जिस तरीके से भी, लेकिन अमेरिका को एक तरह से पछाड़ा ही है इस पहले राउंड में। तो ऐसे में जो बाइडेन को अपनी साख बचाने के लिए अब क्या करना होगा? कुछ करने के लायक वो बचे नहीं अब। नहीं, अभी देखिए यहाँ पर शुरुआत हुई, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जब वो अफगानिस्तान से निकले हैं तो बहुत ही कैओटिक तरीके से निकले हैं, बहुत ही खराब तरीके से वहां पर निकले हैं, और उनका पूरे विश्व में और अपने यहाँ अपने देश में भी उनका जो रसूख था, उनके जो इमेज थी, उनका जो क्लाउड था, प्रोफाइल था, उस सब में बहुत वो कमी आई है, उस सब को बहुत ही धक्का लगा है। और इसीलिए ये चाहते थे जो यहाँ पर भी एक तो जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है, जो नेटो है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, और जो उनकी इमेज में ये आ गई थी, कमी आ गई थी अफगानिस्तान की वजह से, एक बहुत ही बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर उनका माना जा रहा था, तो उसको वो रिट्रीव करने के लिए उन्होंने सोचा जो यहाँ पर यूक्रेन में और यूरोप में जो होगा उससे हम ठीक कर लेंगे। तो परंतु मेरे विचार से अभी तक तो ये नहीं हुआ है। मैं समझता हूं जो अभी शुरुआत से ही, अगर अक्टूबर नवंबर पिछले साल से हम देखें, तो तब से जब से पुतिन ने वहां पर अपना सोल्जर्स को जमा करना शुरू किया है पूर्वी सीमा पर, और बेलारूस में और क्राइमिया के आसपास ब्लैक सी में, तो वही वो डायरेक्ट करता रहा है, वही वो कोरियोग्राफ करता रहा है। आगे चलते हुए अब सभी देशों को, जो भी वेस्टर्न अलायंस के जो देश हैं, उन सब को मिलकर ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि पुतिन फोर्स हो जाए वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आने पर। और फिर लेकिन पुतिन तो सज्जनहार साहब ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रहित के मतलब कॉस्ट पर नहीं, उसके प्राइस पर नहीं। जहां हमारा राष्ट्रहित है वो हम अपना राष्ट्रहित ही देखेंगे, लेकिन बातचीत की मेज पर हम आने को तैयार हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कल ये कूटनीति का रास्ता खुला होने की बात कही थी। तो अब क्या कूटनीति, कैसी कूटनीति आपको क्या दिख रही है? फिर मैं जनरल से यही सवाल। हमेशा से वो यही कहते रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, जो हम हमला नहीं करने वाले हैं, परंतु मेरे विचार से अब इससे मालूम चल गया है जो पुतिन के भी कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। हमेशा से वो यही कहता रहा है, परंतु अब जैसे उसने दोनों ये जो प्रोविंसेस हैं यूक्रेन को, उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और फिर कहा है जो हम वहां पर हमारे पीस कीपर्स जाएंगे, और आज जो रूस के एम्बेसडर ने यूएन जनरल असेंबली में बोला है जो हम पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं, हम मॉनिटर करने जाएंगे जो वहां पर कौन शांति को तोड़ता है, और हम सॉफ्टली नहीं जाएंगे, हम देखेंगे जो कौन तो तोड़ रहा है और उसके विरुद्ध हम एक्शन लेंगे। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से उसकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया में राष्ट्रपति पुतिन की, उसके ऊपर भी बहुत धक्का लगा है, क्योंकि जो वो पिछले 4-5 महीने से कहते आ रहे हैं उसके ऊपर वो बिल्कुल अमल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जनरल अश्वनी सिवाच, इस सब के बीच में आज रूस ने वो जो 2 धड़े पूर्वी यूक्रेन के, वो जो 2 इलाके जिनको इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया, उनके साथ अपने राजनयिक संबंधों के, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत भी कर दी। पीस कीपर्स भी वहां भेजने की बात हो रही है। यूक्रेन ये कह रहा है कि वो जल्दी इमरजेंसी अपने देश में लागू कर सकता है, और इस सब के बीच में यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत का रास्ता भी खुला है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, क्या होता हुआ दिख रहा है आगे? देखो शीतल, सिचुएशन जो है काफी प्रिकेरियस है, इसमें कोई शक नहीं कि जो पहला राउंड है पुतिन ने जीत लिया है, और इस प्रकार से उसने लुहांस्क और डोनेत्स्क को एक प्रकार से इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करके, उनको रिकॉग्नाइज करके, और एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके पीस कीपर भेज दिए वहां। तो मुझे लगता है वो तो एक मास्टर स्ट्रोक है, इसमें कोई शक नहीं। उसने जो बाइडेन है और जो बाकी यूरोपियन लीडर थे, उन्होंने ये सोचा नहीं था। अब सिचुएशन ये है कि इससे आगे क्या होगा, क्या कोई बातचीत का जरिए से कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है? हाँ देखो, अमेरिका और नेटो और यूरोपियन कंट्री के पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन थी कि वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भेजें और
रूस का यूक्रेन के अंदर डट के मुकाबला करे। वो उन्होंने रूल आउट कर दिया। हाँ, वो रूल आउट कर दिया, ग्राउंड नहीं भेजेंगे। तो उनके पास एक ही चारा रह जाता है कि वो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएं, और वो लगा रहे हैं। मगर इकोनॉमिक सैंक्शन का इंपैक्ट ज्यादा होने वाला नहीं है। उसकी वजह है कि सोचा गया था गैस और ऑयल जो है, जो यूरोप को जाती थी, वो बंद हो जाएगी, मगर उसकी जो मार्केट चाइना में मिल गई। और रूस को बड़ी आदत है ये इकोनॉमिक सैंक्शन में रहने की। तो मुझे लगता नहीं कि वो इकोनॉमिक सैंक्शन का कोई ज्यादा इंपैक्ट रूस पे हो रहा है। और ऐसे में रूस जो है एक प्रकार से मुझे लगता है कुछ ना कुछ और करके दिखाएगा। और इसको क्या आपको क्या लगता है रूस और क्या करके दिखा सकता है? पुतिन कूटनीति की भी बात कर रहे हैं साथ साथ में। हाँ, मैं ये कहता हूं अमेरिका ये विश्वास दिला दे कि यूक्रेन को अभी हम नेटो के अंदर नहीं लेंगे, किसी तरीके से ये विश्वास दिला दे, तो मुझे लगता है सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है। और बात सच्चाई यह है कि यह जॉर्जिया हो या यूक्रेन हो, इसका अभी यूरोप को नेटो में इमीडिएट लेने का कोई मतलब भी नहीं था। ये सिचुएशन इसीलिए डिटेरियोरेट हो रही है क्योंकि ये डर है रूस को कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाना वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। रूस की घेरेबंदी करने की कोशिश जो वेपन्स हैं वो आए रूस की तरफ। ठीक ठीक। नेहा पंत हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। नेहा, हमने सबने कल जो बाइडेन का भाषण सुना, फिर आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा हुई अमेरिका की ओर से, आज और देश धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी डोमेस्टिकली आपके मुल्क में, आप कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अमेरिका में बाइडेन के स्पीच के बाद और जो भी एक्शन लिया गया रूस को लेकर, किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या कह रहे हैं वहां पर इंटेलिजेंसिया, और आपके डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, आपकी पॉलिटिकल सर्कल्स में अब आगे की क्या प्लानिंग पर चर्चा हो रही है? किस तरह की खबरें आ रही है रूस को लेकर? देखिए, रूस को लेकर जिस तरीके से बाइडेन ने कल एक बात तो क्लियर कर दी कि दे आर नॉट इन अ मोड ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन। और ये बात हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि बूट्स ऑन द ग्राउंड की जो पॉसिबिलिटी है वो फिलहाल तो होती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि अगर वो यूक्रेन में अमेरिका अपनी सेना भेजता है, तो सबसे बड़ी वो डायरेक्ट वॉर का डेक्लेरेशन होगा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल नहीं चाहता। और दूसरी बात ये है कि अगर हम वहां सेना ना भी भेजें और केवल अपने नेटो एलाइज के यहाँ मिलिट्री प्रैक्टिस करें, उन्हें वेपन्स प्रोवाइड करें, तो वो ही यूनाइटेड स्टेट्स को बिलियंस ऑफ डॉलर में कॉस्ट ऐड होती जाएगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2014 में ही हमने यूक्रेन को 2.7 बिलियन की एड दे रखी है। और उसके अलावा ये जो कॉस्ट है वो डोमेस्टिक यहाँ की जो पब्लिक पे पड़ रही है, और यहाँ की पब्लिक का अगर आप एक जनरल सेंटिमेंट भेजे तो वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि उनके टैक्स पेयर की जो उनकी जो मनी है वो आप दूसरे देशों में जाके वॉर लड़े उससे। क्योंकि हम लोग अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे वी आर फाइटिंग द हाई कॉस्ट ऑफ गैस, जैसा मैंने आपको कल बताया था, हाई इन्फ्लेशन। उसके अलावा जो हम अभी रिसेंटली अफगानिस्तान से ब्लू आइड होके लौटे हैं, नो वन इज हैप्पी अबाउट इट। क्यों आप हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दूसरे देशों में जाके दूसरे देशों में इन्वॉल्व होकर, तो मतलब आम अमेरिकी जो है वो इस पक्ष में नहीं है कि अमेरिका कोई मिलिट्री इंटरवेंशन या किसी भी तरह का फौजी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में करे। आम अमेरिकी नहीं चाहता कि इस तरह से उनका पैसा जो है, जो वो टैक्स के रूप में पे करते हैं, वो इस तरह से बर्बाद किया जाए। क्योंकि पिछले दशकों में हमने देखा है अमेरिका के साथ क्या हुआ है, इराक हो या अफगानिस्तान हो या तमाम तरह के जो मिस एडवेंचर्स जिन्हें कहते हैं अमेरिका के, वो अमेरिकी अवाम अब नहीं चाहता। ठीक है, आप सबके पास लौटेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स जैसा कि कह रहे हैं कि जो पहला राउंड वर्चस्व का है अमेरिका रूस के बीच में, इनडायरेक्टली दोनों के बीच की लड़ाई है ये, उसमें पुतिन भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। अगला तो वर्चस्व की इस लड़ाई में राउंड 1 में पुतिन के सामने क्या बौने पड़ गए बाइडेन? पुतिन के सामने यानी रूस के सामने बौना पड़ गया अमेरिका? ये पहला सवाल जिस पर बात कर रहे हैं। जनरल सोई के पास हम चलते हैं। जनरल सोई, आप क्या मान रहे हैं इस पहले राउंड में पुतिन वर्सेस बाइडेन में? पुतिन आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। मेरे पहले भी स्पीकर्स ने सबका ये विचार, और मैं उन विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं। क्योंकि जिस प्रकार से पुतिन एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है, एक के बाद एक जो अमेरिका सोचता है वो नहीं होता है। अभी वैसे देखा जाए तो कई बार मुझे खुद हंसी आती है एज ए सोल्जर कि अमेरिका की इंटेलिजेंस अनाउंस कर रही है 2-3 दिन पहले कि 16 तारीख की सुबह अटैक होगा। तो जबकि हमलावर हमेशा अपना टाइम और जगह खुद चूज करता है, वो कभी भी एक्सपोज नहीं करता।
और तो ये मतलब इस तरह से एक के बाद उनकी जो इंटेलिजेंस की खबरें हैं वो फेल होती जा रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे काफी असर पड़ा है। दूसरी बात जो आज जिस प्रकार से मैडम ने बताया था कि वहां की लोकल जो पॉपुलेशन है वहां भी आज एक तरह से पूरी तरह से यूनिटी नहीं है अमेरिका में कि वो जंग करें, क्यों करें और किस लिए करें और क्यों इतना पैसा खर्च करें। और तीसरी बात ये कि जो रूस इस चीज में कन्विंस करने के लिए काफी हद तक सफल रहा है कि ये यूक्रेन का मामला उसके नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। यहां पर अगर उसको कुछ भी होता है तो उसके बाद डेप्थ नहीं रह जाती है, नेटो उसकी सीमा पर आकर खड़ा हो जाता है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा के लिए बन जाता है। तो यहां पर जैसा कि रूस ने रेड लाइन ड्रॉ की है, पूरी दुनिया को कन्विंस करने में वो काफी हद तक सफल रहा है। और चौथी बात ये कि आज हम यूरोपियन यूनियन में भी देखें या नेटो में देखें, हालांकि वह 30 देश हैं, लेकिन क्या वो पूरे 30 के 30 देश अमेरिका के साथ हैं? ये भी बहुत सवाल है इसमें, क्योंकि पूरे अभी खबर ये भी आ रही थी कि कुछ देश यूरोपियन यूनियन के वो चाह रहे हैं कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल किया जाए। तो क्या एक तरह से कोई एक फॉर्मूला हो सकता है कि चलो हम नेटो वाले जो मामला है उसको थोड़ा सा बैक बेंच पे लाते हैं, यूरोपियन यूनियन के सदस्यता की बात करते हैं ताकि थोड़ा सा बीच बचाव करके मामला थोड़ा सा शांत किया जाए? ये भी एक टैक्टिक हो सकती है। नहीं, बिल्कुल ये एक फेस सेविंग वाली बात है, क्योंकि आज जब इतनी आगे तक बढ़ चुके हैं, अमेरिका की भी लगातार बयानबाजी आ रही है और उन्होंने भी अपने ट्रूप्स आसपास के बाल्टिक कंट्रीज पोलैंड में डिप्लॉय किए हैं और रशिया की एक काफी बड़ी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। और रशिया ने जैसा भी ये 2 प्रदेशों को, डोनबास के इलाके के डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद घोषित किया है जी। तो ये सब के बाद एक कहीं ना कहीं फेस सेविंग वाली फॉर्मूला, फेस सेविंग का फॉर्मूला, और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि राउंड 1 में इस वर्चस्व की लड़ाई में पुतिन वर्सेस बाइडेन में पुतिन भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजीज, रणनीति हो सकती है दुनिया भर की, पश्चिमी देशों की, रूस की, यूक्रेन की, भारत पर इसका क्या असर होने जा रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी? हमने तो कहा है कि सभी जो देश इसमें इन्वॉल्व हैं, जो शामिल हैं, हमें हमारे सबके साथ दोस्ताना संबंध है, इसलिए हम किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे। आगे क्या? एक छोटा सा ब्रेक, हमारी ये बहस, इंटरनेशनल बहस जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। वेलकम बैक। रूस यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही है और उसमें यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया के लिए यह सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी है। मतलब इतनी मुश्किल की जो दुनिया के सामने आई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में थी, और अगर युद्ध होता है तो फिर पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है वो बदल जाएगी। ऐसा यूक्रेन के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है, जहां इस वक्त बैठक हो रही है, आपात बैठक हो रही है, इमरजेंसी बैठक हो रही है रूस यूक्रेन को लेकर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रोबिंदर सचदेवा के पास चलूंगी। रोबिंदर सचदेवा, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे विकट संकट की घड़ी है पूरी दुनिया के लिए और युद्ध नहीं होना चाहिए। आपको लगता है आपकी युद्ध फिलहाल होगा? और इस बयान को यूक्रेन के आप कैसे देखते हैं? 2-3 पॉइंट्स। एब्सोल्युटली यस। ये इस समय देखिए, एक ट्रेन अब चल चुकी है, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। अब यूरोप डिवाइडेड रहेगा 2 हिस्सों में लंबे समय तक। कभी टेंशन ज्यादा या कम, वो माहौल चलता रहेगा। इतनी स्ट्रिक्ट डिवाइड्स आ गई हैं। जहां तक यूक्रेन की बात रही, रशिया का बेस्ट इंटरेस्ट है प्रेशर बनाए रहे, यूक्रेन की इकोनॉमी कोलैप्स हो, अंदर सिविल वॉर हो और यूक्रेन एक तरह की फेल्ड स्टेट हो जाए और नेटो में जाने का सोचना भूल जाए। बट अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अभी तो नहीं, बट ट्रंप के एक एडवाइजर थे स्टीव बैनन, उनका ये थीसिस था कि अमेरिका को ग्रेटनेस के लिए हर 80 साल में एक बड़ी वॉर चाहिए। अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुई 1780 में, जो भी 80 साल बाद सिविल वॉर हुई, 80 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और 80 साल बाद 2020-25 में वो तो प्रेडिक्ट कर रहे थे चाइना के साथ वॉर। ये तो बड़ी दिलचस्प बात आप कह रहे हैं कि अपनी महानता को दुनिया में साबित करना और बनाए रखने के लिए अमेरिका को हर 80 साल में एक बड़ा युद्ध चाहिए। एक और चीज उसमें है, राइट, एग्जैक्टली, उसका पूरा थीसिस और बहुत लोग उसमें बिलीव करते हैं। ओके, उसको छोड़िए। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है, एग्री टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, पर पता है अमेरिका इसमें पैसे कमा रहा है। अमेरिकन
इस पूरी गेम में अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री और अमेरिकन एलएनजी इंडस्ट्री पैसे गेन कर रही है। पोलैंड को इन्होंने कल अभी $6 बिलियन के टैंक्स भेजे हैं। कुछ डोनेट कर देंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत तो दे दिया, ग्रांट एड वगैरह, पर बाकी तो ये बेचेंगे सबको, लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, आप खरीदो। तो अमेरिकन प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री विल बेनिफिट लार्जली। एलएनजी, यूरोप में एलएनजी की शॉर्टेज है, कहीं और से नहीं मिल रही, अमेरिका कह रहा लो जी हमसे लो। सो दैट्स द अदर एलिमेंट। सो देयर आर ह्यूज बेनिफिट्स इकोनॉमिक टू अमेरिका इन दिस। द थर्ड पीस आई विल से क्विकली बैक आउट कि देखिए, अगर ये राउंड, ये पूरी गेम में मानो अमेरिका किसी तरह से हावी भी हो जाता है ना रूस के ऊपर, याद रखिए वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ह्यूमिलेट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 से हुई थी, तो रशिया को ये रूस पर अमेरिका के हावी होने के कितने % चांसेस हैं अभी की सिचुएशन में? तो ऐसा नहीं लग रहा। रविंद्र सचदेवा, आपसे भी जानूंगे, सज्जन हार साहब के पास ये सवाल लेके जा रही हूं। जी देखिए, हालात तो बहुत मुश्किल लग रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन के लिए, और उन्होंने देखिए पहला जो ट्रांच है अपना सैंक्शंस का, प्रतिबंधों का, वो लगा दिया है। कुछ जैसे आपने बताया शीतल जी, शुरुआत में जो 2 बैंकों पर किए हैं, कुछ उनके सॉवरेन डेट पर किए हैं, कुछ लोगों पर, ब्रिटेन ने भी ऐसे ही किया है। परंतु जैसे हम सब जानते हैं, जो रूस इन सैंक्शंस को झेलता आया, इन प्रतिबंधों को झेलता आया है, और राष्ट्रपति पुतिन ने इन सभी सैंक्शंस को अपनी स्ट्रैटेजी में फैक्टर इन कर लिया होगा। उनको तो पता था जो ये सैंक्शन होने वाले हैं, तो इससे कुछ खास असर उनके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो अब अगर उन्होंने कहा है हम और सैंक्शंस भी करेंगे अगर हालात एस्केलेट होते हैं। अब एस्केलेट का क्या मतलब है? उनको मतलब ये पूरी तरीके से अंदेशा है जो और भी वहां पर हमला होने वाला है। रूस वहां पर यूक्रेन में और भी ज्यादा बड़ा हमला करेगा, आक्रमण करेगा। तो क्या अशोक सज्जनहार साहब, जो हमारा आम व्यूअर जो इतना डिप्लोमेसी और कूटनीति को नहीं समझता, वो अगर जानना चाहे कि क्या अब हम ये समझे कि यूक्रेन में पहले जैसे हालात अब कभी नहीं होंगे, यूक्रेन का बिखरना, विघटित होना तय है? अब रूस जो ठान चुका है, रूस के रवैये से ऐसा लग रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कुछ कर नहीं पा रही है, कर नहीं सकती सिवाय आर्थिक प्रतिबंधों के। कर नहीं सकती है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो नेटो का तो वो सदस्य नहीं है, तो इसीलिए नेटो तो वहां पर आ नहीं सकता है, सोल्जर्स को ला नहीं सकता है, बूट्स ऑन द ग्राउंड ला नहीं सकता है, केवल उसको वो सहायता दे सकता है इक्विपमेंट का, मिलिट्री हार्डवेयर वगैरह का। मेरा अपना विचार है, आपका जो प्रश्न है, जो ये जो 2 उसने प्रोविंसेस को अलग देशों का दर्जा दे दिया है, लुगांस्क को और दोनेत्स्क को, तो वो तो उससे पीछे हटने वाला नहीं है। तो यूक्रेन में तो विभाजन हो गया है मेरे विचार से। जैसे क्राइमिया को उसने ले लिया 2014 में, कोई कुछ नहीं कर पाया। हालांकि किसी देश ने उसका साथ नहीं दिया, परंतु क्राइमिया रूस के साथ रहेगा। ऐसे ये दोनेत्स्क और लुगांस्क भी रूस के साथ रहेंगे। ठीक है। जनरल सिवाच, पाकिस्तान इस बीच क्या करने की कोशिश कर रहा है? इमरान खान रूस के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं सब इस मामले को लेकर, तो वो अपने आप को क्या पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है? देखो, इमरान खान अगर अभी रूस के अंदर जा रहे हैं, ये तो पहली बार 23 साल के अंदर कोई जो प्रधानमंत्री जा रहा है रूस में, उसको हमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो एक प्रकार के मॉस्को पहुंच चुके हैं इनफैक्ट इमरान खान, और कल पुतिन से मिलने वाले हैं। तो मतलब इमरान खान अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज पर क्या साबित करना चाह रहे हैं इस वक्त? देखो, अभी जैसे इमरान खान रूस में गया है, पुतिन के पास ज्यादा टाइम नहीं है इमरान खान के लिए। आज उनकी इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन में है, मगर वो चले गए हैं क्योंकि ये बीजिंग की जो ओलंपिक्स आई थी, अपनी विंटर ओलंपिक्स, वहां बातचीत हुई तो ये सी जिनपिंग ने एक प्रकार से इन्फ्लुएंस करके ये मीटिंग को कराया था। मगर ये सच्चाई है, आज की तारीख में जो पाकिस्तान है वो एनर्जी और पेट्रोल और गैस की बातचीत कर रहा है रूस से। वो चाहता है गैस पाइपलाइन भी बनाए, 2 गैस पाइपलाइन के अंदर रूस जो है सहायता करेगा, मगर इसमें कोई ज्यादा नहीं है। रूस को मालूम है कि कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जिसको वो भारत को एंटेगनाइज करे। भारत एक मार्केट है बहुत बड़ी डिफेंस की, 60 से 70% जो है सामान हम अभी भी रूस से खरीदते हैं। और भारत ने भी कोई ऐसा बयान दिया नहीं ना रूस को लेकर ना अमेरिका को लेकर। भारत ने तो यही कहा है कि आप कूटनीति को मौका दीजिए और बैठकर इस मामले को सुलझाइए, क्योंकि दोनों ही मेरे मित्र देश, हमारे मित्र देश हैं। हाँ, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पाकिस्तान ट्राई कर रहा है करने की, वो सोच रहा है कि नया जो डेवलपमेंट हो रही है सिचुएशन, उसके अंदर उसका महत्व इंक्रीज है रूस की और चीन की तरफ। मगर मुझे लगता है रूस एक बहुत बैलेंस कंट्री, उसको मालूम है
कि भारत को कभी एंटेगनाइज नहीं करेगा वो, क्योंकि भारत एक बड़ी ह्यूज मार्केट है मिलिट्री हार्डवेयर की। मुझे लगता है कि ये जो यूक्रेन के अंदर प्रॉब्लम चली हुई है, इसका फायदा चीन बहुत उठा सकता है। और चीन जो है बार बार ये कह रहा है कि ताइवान जो है वो यूक्रेन की तरह नहीं है, ताइवान इज इनएलिजिबल पार्ट ऑफ चाइना। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि सिचुएशन और सारा ध्यान यूक्रेन की तरफ है, कहीं चीन कुछ ताइवान में ना कर दे, और कहीं ये चीन कुछ ताइवान में ना कर दे, जनरल सोई देना पड़ेगा। और तीसरी चीज, एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि जिस प्रकार से ऑयल और गैस के रेट्स बढ़े हैं पूरे वर्ल्ड में, ये इकोनॉमी को पूरे को इंपैक्ट करेंगे, लड़ाई ना भी हो। जिस प्रकार से ये रेट बढ़ते जा रहे हैं, 2% जीडीपी श्रिंक हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की। अगर लड़ाई होती है तो उसका एडवर्स इंपैक्ट और भी ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि उसको मद्देनजर रखते हुए डिप्लोमेसी इज द ओनली वे आउट, और डिप्लोमेसी सब हर कोई डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, हर कोई मिल बैठकर बात। पुतिन भी कह रहे हैं कि हम कूटनीति को मौका देना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि है। बाइडेन ने भी कल छूटते ही कहा कि प्रतिबंध लगा रहे हैं, अगर और कुछ रूस करता है तो और कड़े प्रतिबंध होंगे, लेकिन कूटनीति को मौका देना चाहिए। हर कोई ये कह रहा है, मगर कूटनीति को किस तरह से और कैसे मौका देना चाहिए? मतलब क्या हो सकता है इन हालात में जब कोई भी अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं? जनरल सोई, कूटनीति को कैसे मौका मिल सकता है ऐसे में? नहीं, बिल्कुल, ये तो बात है कि एक तो हमेशा ये रहता ही है कि एक बातचीत का चैनल हमेशा खुला रहता है, खुला रहना चाहिए, और ये यहाँ भी खुला हुआ है। और आप देखेंगे कि अगर कई बार अमेरिका डायरेक्ट, या फिर यूरोप के, जर्मनी के चांसलर गए, फ्रांस के प्रधानमंत्री गए, अभी अलग अलग देशों के हेड्स जा रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है ताकि एक फेस सेविंग हो जाए, और जिस हालात में पहुंचे उससे एक किस प्रकार से डिसएंटेगल हो जाए। अभी क्योंकि दोनों ही जगह रशिया ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी, रशिया ने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर की हुई है कि मैं हमला नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरी रेड लाइन है। अगर यहाँ पर यूक्रेन नेटो में जाने का डिसीजन लेता है तो मैं इसमें इंटरवेन करूंगा। दूसरी बात यह कि रशिया ने एक पहला स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक खेल ही दिया कि जहां डोनबास इलाके में डोनेट्स्क को, लुहांस्क को उसने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब वो उसने घोषित कर दिया कि अगर वहां पे किसी प्रकार की तंगी होती है, उनकी सुरक्षा के लिए वो अपने सैनिक भेजने से भी नहीं हिचकेगा। तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो भारत ने भी स्टैंड ये लिया हुआ है कि कूटनीति से मामला सुलझे। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कूटनीति से मामला सुलझ जाए तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा रहेगा, पूरी दुनिया लेकिन की इस सब के बीच मैं नेहा पंत के पास अब चलूंगी, क्योंकि अमेरिका की बात करने जा रहे हैं हम। नेहा, इस सब के बीच में अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री से, दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात से इनकार कर दिया है हाल के डेवलपमेंट्स के चलते हुए। तो फिर कूटनीति को किस तरह का मौका अमेरिका कैसे देना चाहता है, किस तरह का देगा? क्या वहां पे क्या चर्चा है अमेरिका में? देखिए, जो कूटनीति की बातें हो रही हैं, चाहे वो रशिया की तरफ से हो, चाहे वो यूएस की तरफ से हो, ये सब वर्च्यू सिग्नलिंग है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, अगर कूटनीति की बातें, हमारे पास बहुत समय था कूटनीति के हवाले से इस सिचुएशन को, इन हालातों को बनने से रोकने का। आपके पास यानी अमेरिका के पास? जी, अमेरिका के पास ये समय था, यूरोप के पास ये समय था कि हम इस हालात को बनने ही ना दें। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी एक बात चल रही थी कि अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, लेकिन पैसा अमेरिका के पास आ रहा है। तो वो पैसा अमेरिका के पास नहीं आ रहा है, वो टॉप 1% और टॉप लॉबिस्ट और वॉर लॉबी जो यहाँ पर वॉर ओलिगार्क है, उनके पास जा रहा है। तो इस सब वजह से क्या हो रहा है कि ये जितनी भी बातें कूटनीति की है, जितनी भी बातें आप कर लें, ये सब वर्च्यू सिग्नलिंग है मेरे हिसाब से। और अगर इनको कूटनीतिक माध्यम से करना होता तो ये पहले कर लेते। अमेरिका ने बहुत आपका कहने का मतलब है कि अमेरिका चाहता ही नहीं था कूटनीति के माध्यम से इस मामले को सुलझाया जाए? अमेरिका चाहता ही था कि ये मामला इस कदर आगे बढ़े? बड़ी बात कह रही हैं आप? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अमेरिका चाहता नहीं था, लेकिन अमेरिका ने बहुत सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वुंड की जो हम बात करते हैं ना, वो अमेरिका ने करना शुरू कर दिया था। आप इसे कहें तो हमारे पास एक डिसाइसिव लीडरशिप इस वक्त हम मिस कर रहे हैं। हमारे पास एक ऐसी लीडरशिप नहीं है जिसकी बार्क एंड द बाइट वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास अभी नहीं है। हमारे पास एनर्जी, ये नौबत आती ही नहीं। अगर हम अपनी यहाँ पर अमेरिका एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चुका था ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन पे, लेकिन जैसे ही सत्ता का परिवर्तन होता है, ये नई सरकार आती है, तो यहाँ पर भी देखिए लॉबिस्ट होते हैं, ग्रीन एनर्जी। यानी अमेरिका के पास ऐसी लीडरशिप ही नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति में वो
बात नहीं रह गई कि दुनिया में उनकी चले या वो दुनिया उनकी सुने? रविंदर सचदेवा, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा आपका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एस्टैब्लिशमेंट, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल अमेरिकी सत्ता, सरकार, जी बिल्कुल, आपकी जो अपनी पॉलिसी मेकिंग होती है, आपकी पॉलिसी मेकिंग में था एनर्जी इंडिपेंडेंस। अब ये लोगों ने अपनी पाइपलाइन बंद करके, टैक्स, ये ड्रिलिंग के परमिट कैंसिल करके आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने दिए, एनर्जी इंडिपेंडेंस खत्म की। और अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगा कि अब तो मामला बिगड़ गया है, तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज को आप समझा रहे हैं कि चलो चलो हम कतर के पास चलते हैं। लेकिन कतर और ईरान की जो कोजीनेस है वो भी अमेरिका के एक बड़े सेक्टर को अनकंफर्टेबल करती है। कमजोर विकेट पर खेल रहा है अमेरिका आज की तारीख में, रविंदर सचदेवा, इससे तो यही अंदाजा लग रहा है, ऐसा? यस एंड नो। एक्चुअली जो नेहा जी बात कर रही हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। ये जो बात कर रही हैं दैट रिफ्लेक्ट्स अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स काफी हद तक, और काफी हद तक सही भी है। आज तो ट्रंप कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं पुतिन ने बड़ी स्मार्ट गेम खेली है। इमेजिन करो, वो कह रहे हैं। तो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बहुत अलग हो गई है। सो लेट्स आई नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ। जहां तक बात रही कतर और ईरान की क्लोजनेस, कतर के पास गैस है ही नहीं देने को। इट्स नॉट दैट कि कतर एंड ईरान आर क्लोज। कतर के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आर टाइड अप मोस्टली विद एशिया, राइट? तो कतर के पास है नहीं। तो अब जो गैप का फुलफिलमेंट वगैरह कर रहा है वो ला करके एलएनजी यूएस अपनी बात को कह रहा है, राइट? तो अमेरिकन पॉलिसी, ऑफ कोर्स अमेरिका को अफगानिस्तान से जिस तरह से निकले, इनका इतनी बेइज्जती, शेमफुल, पुअर प्लानिंग, बाकी बातें छोड़ो, जस्ट जो निकले उससे अमेरिका की धाक को नुकसान पड़ा। तो वो काउंट कर रहा है यहां पे। बट बॉटम लाइन ये है कि नेटो की एक्सपेंशन तो सारे प्रेसिडेंट्स के अंडर हो रही थी, ट्रंप के अंडर हो रही थी। अच्छा, इस सब के बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको रोक रही हूं। रूस ने यूक्रेन से अपने राजदूत को वापस बुलाया। इससे पहले रूस ने कीव में, यानी यूक्रेन की राजधानी में कीव में अपने दूतावास को खाली कराया और अपने जो उनका स्टाफ है वहां पे उसकी सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है। अपने एम्बेसडर को कीव से वापस बुलाया। यह संकेत क्या है रविंदर जी? ये तो छोटे मोटे संकेत हैं, ये तो चलते रहेंगे। बट यस, ये चलेंगे, दिस इज सिग्नलिंग एंड ऑल। बट मेन इशू ये है कि दोनों पार्टीज, दोनों साइड्स इतनी हार्ड लाइंस और इतने सीरियस इंटरेस्ट हो गए हैं। अब बाइडन ने तो ये कहा है कैंपेन के दौरान, आपको याद हो, वो तो कहता है कि आई लुक्ड पुतिन इन द आई और पुतिन इज अ किलर। तो बाइडन और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचती है, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या हम फिर से कोल्ड वॉर के ईरा में जा रहे हैं वापस? सज्जनहार साहब, अशोक सज्जनहार, क्या हम फिर से वापस उसी दौर में लौट रहे हैं, वो कोल्ड वॉर का जो ईरा था 60, 70, 80 के दशक का? देखिए, एक तरफ रूस, एक तरफ अमेरिका, और फिर रूस के साथ लोग देश और अमेरिका के साथ देश। हाँ, नहीं, रूस के साथ तो चीन आ गया है। और कोल्ड वॉर में तो हमने देखा था जो अमेरिका ने ये प्रयास किया था जो चीन को अपने साथ मिला ले। जब निक्सन गए थे वहां पर 1972 में चीन में, तो उन्होंने चीन को अपने साथ मिलाकर रूस का इसी तरीके से वो उन्होंने विघटन किया था 1990 के दशक में। तो इसीलिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसी के मुहाने पर हम आ गए हैं कोल्ड वॉर 2.0 के उसमें, और बिल्कुल ही एंट्रेंच हो गई है पोजीशन। क्योंकि अभी उससे भी मेरे विचार से ज्यादा डेंजरस और रिस्की माहौल हो गया है, क्योंकि अब रूस और चीन साथ मिल गए हैं। और जो अमेरिका की जो बिल्कुल जैसे उसका आर्थिक वर्चस्व था, व्यापार के क्षेत्र में उसकी जो महत्वपूर्ण उसका रोल था, वो कम होता जा रहा है। तो अब चीन तो उससे कैचअप कर रहा है। इकोनॉमी में भी अब चीन के करीब 14-15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, और अमेरिका की करीब 23-24 ट्रिलियन होगी। कहते हैं जो 2026, 27, 28 तक चीन की इकोनॉमी उससे ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए अमेरिका के लिए और पश्चिमी देशों के लिए ये थोड़ा मुश्किल का समय है। इसीलिए ये सभी किया गया है 2017 में क्वाड को साथ में लाया जाए, जो अगर चीन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता है, चाहे साउथ चाइना सी में हम देख रहे हैं ताइवान के विरुद्ध भी वो कार्रवाई कर सकता है, तो उसको अगर रोकना है, उसको अगर किसी प्रकार से काउंटर करना है, तो ये जो डेमोक्रेटिक देश हैं जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और उसके साथ और देश मिल जाते हैं, तो वही चीन के सामने खड़े होकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल सिवाच, हम तो रूस के भी दोस्त हैं ना, रूस भी हमारा दोस्त है।
तो ऐसे में अगर ये धड़े यूं बट रहे हैं और रूस के साथ चीन है और चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, तो हमारे लिए स्थिति आने वाले समय में कैसी इवॉल्व होती हुई देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखो भारत के लिए सिचुएशन जो है काफी कॉम्प्लेक्स है और भारत को सोच समझ के चलना है। देखो अभी भी जो भी सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, ये सच्चाई है, भारत के लिए रूस बहुत इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि भारत वहां से 60 से 70% मिलिट्री इक्विपमेंट आता है, स्पेयर पार्ट्स आते हैं, मेंटेनेंस वहां से आ रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, लास्ट वाला बेका है। तो हम कोई भी ऐसा नहीं किसी की तरफ जाना चाहेंगे जिससे हमारी सिचुएशन जो है अनकंफर्टेबल हो जाए। हम चाहेंगे कि ये बातचीत से कोई ना कोई चीज निकले। देखो अगर हम थोड़ा सा भी अमेरिका की तरफ झुकते हैं तो उसका बड़ा काउंटर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रूस और चीन पहले ही नजदीक हैं और चीन भारत का सबसे ज्यादा बड़ा एडवर्सरी है। तो ऐसे में हमें सोच समझ के चलना है कि अगर चीन और रूस ज्यादा नजदीक हो जाते हैं और भारत दूर हो जाता है रूस से, तो ये हमारा डायरेक्ट इंपैक्ट होगा लद्दाख के इलाके में और बाकी बॉर्डर पे। तो ये बड़ी चीज सोच समझ के चलने वाली बात है। मगर सबसे बड़ी गलती अमेरिका ने क्या की है कि उसने एनिमीज बाय फ्रेंड का कॉन्सेप्ट आने दिया कि चीन के साथ भी दुश्मनी कर ली और साथ में रूस के साथ तो थी ही ऐतिहासिक, वो एक बहुत बड़ा कॉकटेल बन गया है। उसका जो एक स्ट्रॉन्ग जोड़ी बनी है उससे एक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और ऐसे में कि जो क्वाड बना है या AUKUS बना है वो चीन को तो संभाल लेगा, मगर ये जो नो इमर्जिंग थ्रेट बन के आया है रूस, और जिस प्रकार से अभी पुतिन ने अपने डिप्लोमेसी से या आप कहो कि अपने लीडरशिप से एक इमर्ज किया है कि डोमेस्टिकली वो एक बहुत ही बड़ा लीडर बन के उभरा है, उससे क्या होने वाला है कि आने वाले समय में ये जो गठबंधन है चीन और रूस का, ये एक बड़ा मैं कहता हूं डेडली कॉम्बिनेशन होगा और ये रूस को, ये अमेरिका के लिए एक बड़ी बड़ी परेशानी का रूप करेगा। और ये लगता है एक ऐसा कोल्ड वॉर आएगा जिसके अंदर पलड़ा भारी रहेगा रूस और चीन का, जिस प्रकार से सिचुएशन, क्योंकि यूरोप जो है डिवाइडेड हाउस है। फ्रांस और जर्मनी आज भी अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से राजी हुए हैं, जो भी थोड़े बहुत प्रतिबंध की बात थी। इनफैक्ट फ्रांस तो मीडिएट कर रहा था आखिरी पल तक, दोनों के बीच से नहीं हुए। तो ऐसे में सिचुएशन जो है काफी फ्लूइड है और अमेरिका की जो लीडरशिप है वो बड़ी कमजोर है, वो सबको साथ लेकर चल नहीं। आज ही इज नॉट इंस्पायरिंग लीडर, आज यूरोप उसके साथ नहीं खड़ा है। और आज नहीं, लेकिन क्या हमें नहीं लग रहा कि हम बहुत जल्दबाजी में, ठीक है पुतिन ने राउंड 1 में अपना वर्चस्व साबित कर दिया, बता दिया कि मैं दादा हूं अभी दुनिया का असली, ये तो ठीक है, हम मान रहे हैं पहले इस कदम के बाद तो। लेकिन क्या जनरल सोई हम जो बाइडेन को बहुत जल्दी नहीं आंक रहे, अभी तो वो आए ही हैं, थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए उनको भी। नहीं बिल्कुल शीतल जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी ये मानता हूं कि अभी तो पहला राउंड हुआ है, अभी तो काफी गेम बाकी है, जिसको कहते हैं काफी पिक्चर अभी बाकी है जी। अभी क्या चलेगा आगे, अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है, जैसे अभी चाहे रोते जीतते किसी प्रकार के काफी यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ कुछ सैंक्शन का वादा किया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जर्मनी हो। जर्मनी ने जैसे अभी नॉर्थ 2 स्ट्रीम का को रोकने का बातचीत की है। तो धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है, क्योंकि अमेरिका जो एक माहौल ऐसा बना रहा है कि बहुत खतरा हो रहा है रशिया के द्वारा, तभी वो पोलैंड, बाल्टिक कंट्रीज वहां पे अपने ट्रूप डिप्लॉय कर रहा है कि कहीं वहां पर नहीं इसके जो हमला का कुछ ना कुछ असर हो जाए। तो जो माहौल बनाया जा रहा है उसके द्वारा हो सकता है अमेरिका जो डेवलपमेंट कर रहा है वो हो। दूसरी बात यह कि जैसा कि रोमिंदर जी ने बताया था कि अमेरिका कहीं ना कहीं इसमें ही फायदा ले जाता है। चाहे हम पहले इराक की वॉर देखें तो सऊदी अरेबिया से पूरा पैसा ले लिया था उन्होंने, यहां पर भी कहीं ना कहीं होता है। चाहे वो नॉर्थ कोरिया की टेंशन हो तो कोरिया को, जापान को इनको हथियार बेच जाते हैं। तो अभी कतार की टेंशन थी, फिर सऊदी अरेबिया को हथियार बेच गए। तो ये कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल एंगल भी चलता है, जो आर्म्स लॉबी वो भी चलती है। ठीक। सेकंड राउंड में हम कुछ कह नहीं सकते आगे क्या होगा, किस सेकंड राउंड में क्या होगा, लेकिन पिक्चर अभी बहुत बाकी है, ये तो तय है रोबिंदर जी। और जो लोग कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट, थर्ड वर्ल्ड वॉर की, ये इनफैक्ट कोल्ड वॉर 2.0 की शुरुआत है।
शीतल जी, यस एंड नो। जिस तरह के माहौल लग रहे हैं ना, अगले 20-30 साल में एक वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। अभी देखिए, या तो रूस के चक्कर में हो जाएगी, नहीं तो मान लीजिए, मैं तभी कह रहा था, मान लो अभी इन्होंने रूस को दबा दिया और रूस सैंक्शंस इतनी भी, रूस ने बोला चलो छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं डेवलप करता है, राइट? तो ऐसा लग तो नहीं रहा रविंदर अमेरिका जी, जी रूस चाइना के से तेवर से फ्रिक्शन ऐसा लग तो नहीं रहा है। ओ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इसमें सबसे बुरा बेचारा क्या, जिसमें सबसे बुरा फंसेगा यूक्रेन और यूरोप में टोटल दरार पड़ जाएगी, जो अगले 30, हमारी उम्र में तो मुझे लगता है गेहूं के साथ घुन ही पिसता है, गेहूं के साथ। यस, बिल्कुल। तो अगली जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा अमेरिका का चाइना के साथ, तो या तो वर्ल्ड वॉर या एक्चुअली पुतिन कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। मेरा सोचना यह है एकदम फाइनल्स, मतलब वर्स कम वर्स में पुतिन कैन टेक दैट डिसीजन, क्योंकि पुतिन ने माइंड मेकअप कर लिया, ये डेडलाइन है, अगर ये वो आई कैन गो। वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या ये शीत युद्ध कोल्ड वॉर 2.0 की शुरुआत है? क्योंकि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। और पहले राउंड में तो कम से कम दुनिया के दादा के तौर पे पुतिन ने खुद को साबित कर दिया है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।